नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 5। बाकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, बाकी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस पार्ट 5 में हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, पार्ट 4 में देखा था, उसको ही हम अपने वेबसाइट screener.in में जाके डिटेल सीखेंगे और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को देखा जाता है वो भी हम समझेंगे अपने screener.in वेबसाइट। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन। दोस्तों, तो आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे हमको टाइप करना है screener.in। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ऐसे देखिए कोर वर्थ लिस्ट फीड screener.in ये आ गया। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताया हुआ है, तो उस मुताबिक आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा इसमें। तो अब हम इस डैशबोर्ड में आ गए। तो हम एक कंपनी का नाम लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या जो हमने सीखा था ईपीएस एंड डिविडेंड यील्ड वगैरह जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था वो कैसे हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो खोल लेते हैं कंपनी का नाम। जैसे मैं खोल लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसको खोल लिया। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ईपीएस आपको दिखा रहा है 50.2, यानी इस साल में कंपनी ने आपने जो पैसा दिया, आपने जो शेयर खरीदा, उससे इतना रुपया इनकम किया। अब ईपीएस को देखने के लिए अब दूसरे कंपनी को देखिए। जैसे ईपीएस यहाँ पे रिलायंस का 50 रुपया है। अब यहाँ पे हम आईओसीएल को देख, क्योंकि रिलायंस एंड आईओसीएल दोनों रिफाइनरीज हैं, तो इसको रिफाइनरीज से हम कंपेयर करके देखते हैं क्या स्टेटस हमको दिखता है। तो इंडियन आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ईपीएस देखिए 12 रुपया है और रिलायंस का कितना था 50 रुपया, यानी रिलायंस बेटर पोजीशन में है। हालांकि इसका स्टॉक प्राइस भी कम है। आप बोल सकते हैं स्टॉक प्राइस कम है तो ईपीएस कंपेयर कर सकते हैं आप स्टॉक प्राइस, लेकिन हम इसको सिमिलर इंडस्ट्री में दिखाते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल को दिखाते हैं सुजलॉन का, सुजलॉन इंडस्ट्री, सुजलॉन एनर्जीज लिमिटेड। इसका ईपीएस देखिए केवल और केवल 71 पैसा है। तो रिलायंस का 1200 का स्टॉक में अगर ईपीएस 50 रुपए का आता है तो यहाँ पे दूसरे स्टॉक में जैसे एचपीसीएल, इसको भी देख लेते हैं, इसका 19 रुपया है और स्टॉक प्राइस है 405। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसका बेटर ईपीएस हमको दिखता है। बाकी बुक वैल्यू के बारे में बात किया था, तो बुक वैल्यू यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये पर शेयर है, यानी बीबी बुक वैल्यू पर शेयर, बीबीपीएस, ये बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। नहीं तो आप बोलेंगे कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज तो बहुत ज्यादा होगा, करोड़ों में होगा, लेकिन यहाँ पे 216 रुपया है, तो केवल क्या 216 रुपये ही उसके बुक वैल्यू है? नहीं, वो पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो इस तरह से हम इन चीजों को यहाँ पे देख सकते। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को देखने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम देख के ही डिसीजन लेते हैं कि इसमें हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अब रिलायंस में ही चलते हैं हम। रिलायंस में गया, अब नीचे यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाएगा जैसे हमने उस दिन भी दिखाया था और जैसे कंपेयर किया था। यहाँ पे देखिए पियर इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब कंपनीज है, यानी ये सारे रिफाइनरीज है, सेम सेक्टर में काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे पियर कंपेरिजन भी दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से देख के भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसका कितना स्ट्रेंथ है, क्या उसका कैपेसिटी है और कैसे चल रहा है। अब नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप क्वार्टरली रिजल्ट आपको मिलेगा, और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, यानी 3 महीने का रिपोर्ट देखते हैं, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है उसके नीचे बैलेंस शीट मिलेगा आपको, ये ईयर ऑन ईयर होता है। यहाँ पे देखिए मार्च 13, मार्च 14, मार्च 15, मार्च 16 ईयर ऑन ईयर है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्वार्टरली, क्योंकि अगर आपका होराइजन 3 महीने का, 6 महीने का है तो आप क्वार्टरली रिपोर्ट में ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। हालांकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों ही देखना है, लेकिन इसमें ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, और थोड़ा गलती होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, उसको हम समझते हैं क्या क्या गलती हो सकती। हम क्या करते हैं, सेल्स देखा हमने, मान लीजिए सितंबर 24 का सेल्स है, तो हम क्या देखते हैं, सितंबर 24 में 2 लाख, ये सारे करोड़ में है, तो 2,31,00,000 करोड़ है, और जून में 2,31,00,000 करोड़
मान लीजिए यहाँ पे 2,31 करोड़ 535 है और जून में दिख रहा है 2,31 करोड़ 784। यानी आप क्या इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ पे सेल कम हुआ है, लेकिन तरीका ये नहीं है। तरीका आपको ये देखना है कि सितंबर 24 में 2,31 करोड़ का सेल हुआ है, प्रीवियस 23 सितंबर में क्या स्टेटस था। तो हम चले जाएंगे 23 सितंबर में, तो यहाँ पे देखिए 23 सितंबर में भी 2,31,886 है। यानी सच में यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हुआ है सेल्स में। यहाँ पे 2,31,886 है और यहाँ पे 2,31,535 है। तो कारण कहीं भी हो सकते हैं। अगर पूरा एनालिसिस आप करेंगे तो कारण आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स सब कुछ रिफ्लेक्शंस देता है। तो यहाँ पे सच में ईयर ऑन ईयर उसका सेल्स थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 2 लाख करोड़ की 18 लाख करोड़ की कंपनी में ये 100-200 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। तो ये हम मान सकते हैं कि ये सेम सेल्स ही उसका रहा है, सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ उसका नहीं हुआ है। अब दूसरे में आते हैं एक्सपेंसेस को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने पूरे साल में कितना एक्सपेंस किया है ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से। अब दूसरा जो चीज है जो हमको देखना चाहिए वो है प्रॉफिट। हम 2 चीज यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले जो प्रॉफिट उसका हो रहा है वो देख सकते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका कितना रहा है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब प्रॉफिट यहाँ पे देख रहे हैं कि 25,037 है। हम ईयर ऑन ईयर फिर चलते हैं सितंबर 23 में, क्या रहा उसका प्रॉफिट सितंबर 23 में 26,000 है। यानी यहाँ पे उसका प्रॉफिट में भी उसका इफेक्ट आया है। क्वार्टरली रिपोर्ट में देख रहे हैं हम, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में अभी तक गया नहीं हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 25,000 यहाँ पे है और 26,000 यहाँ पे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका सेल्स भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल्स में ग्रोथ हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रीवियस सितंबर में जो सेल हुआ था इस सितंबर में वो सेल घटा है। तो इसका कई कारण हो सकता है, तो कारण भी आपको अगर पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जरूरी नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, 19,323 करोड़। यहाँ पे सितंबर 23 में हम देख रहे हैं 19,878 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में भी इफेक्ट आया है। लेकिन यहाँ पे छोटा एक माइन्योर चीज आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टैक्स स्लैब था, टैक्स पेमेंट था 25% और यहाँ पे 24%, यानी 1% का टैक्स का यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे 25% दे के भी 19,878 करोड़ था, यहाँ पे 24% दे के उसका 19,323 करोड़ है। यानी नेट प्रॉफिट में टैक्स डिडक्शन अगर करेंगे तब भी यहाँ पे हमको कम लग रहा है। तो ये था क्वार्टरली रिपोर्ट देख के इसको एनालिसिस करने का तरीका। अब नीचे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए। अब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में उसमें क्या डिफरेंसेस तैयार हुआ। यानी कंपनी 2013 से है, 2013 से यहाँ पे रिपोर्ट है। 2013 में कंपनी का टोटल सेल्स था 3,95,000 करोड़, और ये TTM को छोड़ देंगे, मार्च 24 वाले में देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स दिख रहा है 8,99,000 करोड़। यानी इन 10-11 साल में कंपनी ने सेल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल किया। यानी कंपनी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इन लॉन्ग टर्म बेसिस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी देखते हैं। मार्च 24 में इसका प्रॉफिट था 1,04,000 करोड़। 10 साल पहले उसी कंपनी का प्रॉफिट था 26,000 करोड़। यानी लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल किया रिलायंस ने। यहाँ पे प्रॉफिट में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि कंपनी ने मार्च 23 में उसने 94,000 करोड़ का अर्निंग किया था, मार्च 24 में उसने 1,04,000 करोड़ का अर्निंग किया है, प्रॉफिट किया है। यानी ईयर ऑन ईयर 10,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीमेंट है। यानी लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ और अच्छा होने का चांसेस है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अभी बहुत सारा चीज यहाँ पे देखने को है, जैसे डिप्रिसिएशन को देख के भी आप समझ सकते हैं। अब डिप्रिसिएशन को देख के बोलेंगे कैसे समझेंगे, तो 10 साल पहले जो डिप्रिसिएशन आया था कंपनी का वो था 11,000 करोड़, और अब है 24 में आप देखेंगे तो 50,000 करोड़। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या समझ में आता है
तो इसमें ये समझ में आता है कि कंपनी ने अपना एसेट को बहुत ज्यादा बढ़ाया। अब एसेट में देखेंगे हम थोड़ी देर में बाद, देखते हैं एसेट में क्या चेंजेस हैं। तो यहाँ पे 50,000 करोड़ का उसका डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन किस चीज में आता है? डेप्रिसिएशन आता है एसेट के अंदर। एसेट डेप्रिशिएट होता है। तो 10 साल पहले जो 11,000 करोड़ का डेप्रिसिएशन हुआ वो आज के डेट में यानी 24 तक 50,000 करोड़, यानी एसेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। अगर 5 गुना डेप्रिसिएशन बढ़ा है तो एसेट भी बहुत ज्यादा बड़ा हो। तो इसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको बैलेंस शीट। अब नीचे इसको देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी आपको मिल जाएगा। अब 24 में अर्निंग पर शेयर था 51 रुपया, वही 10 साल पहले था 15 रुपया, यानी यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है, यानी कंपनी का जो अर्निंग है यहाँ पे भी हमको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना एसेट, जो हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे कंपनी का था 1,33,000 करोड़ का ये एसेट, और 24 में हमको दिख रहा है 7,80,000 करोड़ का एसेट। यानी इस एसेट में भी कंपनी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है, तभी डेप्रिसिएशन ज्यादा दिख रहा था। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे हम डेप्रिसिएशन को देख के भी ये समझ सकते हैं कि एसेट वैल्यूएशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उसके बाद बहुत सारा चीज यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। इक्विटीज का देख सकते हैं, रिजर्व्स कैसे बढ़ रहा है। अभी रिजर्व्स क्या है वो थोड़ा कॉमर्स का टर्म है, तो हम डिटेल में इतना आपको नहीं बता पाएंगे, या डिटेल में आपको समझाने के लिए हमको बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, तो ये हम स्किप कर देते हैं। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तब हम डिटेल वीडियो ऑन रिजर्व्स एंड अदर जो दिख रहा है हमको, जो हमको समझना जरूरी है, वो हम डिटेल वीडियो और एक बनाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे हम एसेट को देख रहे हैं कि एसेट में कैसे इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये भी समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। ये सारा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि ये सब चीज देख के, ये सब डीप एनालिसिस करके हम कंपनी का पूरा भविष्य देख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा टाइम एंड बहुत डिटेल एनालिसिस करना जरूरी है। तो फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे इसमें भी हम डिटेल एनालिसिस करें। तो ये हो गया बैलेंस शीट का। अब कैश फ्लो आपको बताया था, तो यहाँ पे हमको कैश फ्लो भी दिख रहा है। अब कैश फ्लो क्या था? मार्च 13 में हमको 36,000 का कैश फ्लो ही था सिर्फ। आज के डेट में यानी 2024 तक, मार्च तक, ये कैश फ्लो बढ़ के हो गया 1,58,000 करोड़, यानी कैश फ्लो भी बहुत बड़ा है, यानी कंपनी के पास बहुत सारा कैश फ्लो हुआ है, कैश आया है। अब यहाँ पे और एक चीज, इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज भी हुआ है। यहाँ पे देखिए हर समय माइनस चला है। तो ये सारा चीज डिटेल एनालिसिस का है, हम किसी दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब नेट कैश फ्लो को देखेंगे, इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। नेट कैश फ्लो को देखिए, यहाँ पे 28,561 है, लेकिन 23 में कैश फ्लो ज्यादा था, यानी जो हमने सेल्स में इफेक्ट देखा, यहाँ पे भी वही इफेक्ट हमको दिख रहा है, यानी कैश फ्लो में उसका इफेक्ट आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्च 21 में कैश फ्लो निगेटिव था। ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कैश फ्लो निगेटिव कैसे हुआ। ये भी समझना जरूरी है कि कैश फ्लो निगेटिव हुआ तो क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहीं ना कहीं उसमें आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अगर कंपनी का डिटेल एनुअल रिपोर्ट आप तब का मार्च 21 वाला आप सर्च करेंगे तब आपको मिल जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020-21 में कोविड पीरियड था, तो ये सारा चीज आपको ऐसे ही दिख जाएगा, स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाएगा। सारा जो आप एजम्पशन कर रहे हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे, ये देखने की जरूरत नहीं है, रेशियो इसको अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे देखना है हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 50% कंपनी के ओनर के पास है, यानी प्रोमोटर के पास है। तो आप प्रमोटर कौन कौन है ये भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रमोटर्स का नाम है, तो छोड़ दीजिए इसको। प्रमोटर्स हमको मालूम है मुकेश भाई अंबानी का है, प्रमोटर्स पूरा होल्डिंग्स उनके पास है, यानी प्रोप्राइटरी उनके पास है, यानी 50% शेयर होल्डर वो है। ठीक है, बाकी कौन कौन से बड़े नाम है? हम लोग तो छोटे इन्वेस्टर्स है, छोटे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर है। बाकी बड़े बड़े लोग कौन है यहाँ पे देख सकते हैं। बड़े बड़े
फर्म्स कौन सा है, यहाँ पे सारा चीज आप देख सकते हैं। कौन कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस रिलायंस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ही मार्केट चलता है। तो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका परसेंटेज क्या है 21.30%। लास्ट का अक्टूबर का देखेंगे तो यहाँ पे 20.17%, यानी यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अक्टूबर 24 में 20.17%, सितंबर 24 में वही था 21.30%, यानी कुछ FIIs यहाँ से निकले हैं, यानी 21% से वो घट के 20% हो गया है। यानी कुछ FIIs यहाँ से स्टॉक सेल किए हैं। जो हम इतने दिन से इसमें देख रहे हैं कि FII सेल कर रहे हैं, तो उस सेल का इम्पैक्ट भी यहाँ पे हमको दिख रहा है, यानी कुछ FIIs कम हुआ है। अब यहाँ पे आप FIIs को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए यूरो स्पेसिफिक, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब नीचे आता है DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी आप जो म्यूचुअल फंड्स SIPs करते हैं, ये लोग भी यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे DIIs को भी आप देख सकते हैं। DIIs का पूरा जैसे LIC का है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने 6.34%, 6.42% इसने इन्वेस्ट करके रखा है रिलायंस में। यानी LIC का जो पैसा आप प्रीमियम के हिसाब से देते हैं, वहां से भी ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और सिर्फ रिलायंस में इन्होंने 6.42% का शेयर होल्ड करके रखा है। SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, तो इस तरीके का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप इस शेयर में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग पूरा एनालिसिस करके करते हैं और इनको मालूम है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक क्या है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का भी 0.18% का इन्वेस्टमेंट है। और इन सब इन्वेस्टमेंट के बाद पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कितना है, हम और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 11%, सिर्फ और सिर्फ 11%। यानी पूरे परसेंट को हिसाब करेंगे अगर 50% में पब्लिक का सिर्फ 11% का ही हिस्सेदारी है, बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करके रखे हैं। यानी रिलायंस पूरा सेफ एंड सिक्योर है, ये हम यहाँ इस डॉक्यूमेंट को देख के समझ सकते। तो इस तरह से किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक का स्क्रीन किया जाता है कि स्टॉक फ्यूचर में कैसे चलेगा। बाकी बहुत सारा चीज डिटेल में बात करने की जरूरत है जो ये छोटे छोटे वीडियोस में संभव नहीं है। तो फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में हम डिटेल वीडियो में बनाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।